मैंने ही कभी लिखा था कि मेरी बेबसी को तू सोच भी नहीं सकता। मेरी बेबसी को तू सोच भी नहीं सकता कि यहाँ हंसना भी पड़ता है रोते हुए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज की जो ये सीरीज है प्रश्नोत्तर रूप में हम पाठों को कर रहे हैं। पाठ है तीसरा, नाम है जल। कक्षा 7 की जो पुस्तक है वहाँ से फैक्ट रूप में प्रश्न जो बनेंगे वो हम करवाएंगे। कंप्लीट अध्याय से जो भी प्रश्न बनेंगे इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। समय की भी बचत और सारा मैटर आपके पास में। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें आप, ताकि और साथियों की भी मदद हो सके। और ऐसे ही शायरी सुनना पसंद है आपको तो आदि की आवाज़ नाम से जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर जाएं, सब्सक्राइब करें। चलिए पहला प्रश्न, जल जो अध्याय है तीसरा, वहाँ से। वायु के बाद मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? तो अध्याय शीर्षक से आपको पता ही चल गया होगा कि जो अपनी हवा है उसके बाद में पानी या यूं कहें जल है जो महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रमुख सभ्यताओं का विकास कहाँ हुआ है? तो साथियों, जितने भी विश्व के अंदर सभ्यताएं पनपी है उन सब का विकास जल स्रोतों के निकट हुआ है। क्यों? वहाँ पर पीने के लिए तो पानी आसानी से उपलब्ध हुआ ही था, बाकी कृषि और अन्य चीज़ों के लिए उपलब्धता थी। इस वजह से ज़्यादातर सभ्यताओं का विकास है जो जल स्रोतों के निकट हुआ है। और मनोविज्ञान की जो अपनी मैराथन टेस्ट सीरीज चल रही है वो भी कुछ समय बाद अपलोड कर दी जाएगी। आज राजस्थान के कोटा, टोंक, उदयपुर शहर क्रमशः किन नदियों पर बसे हुए हैं? कोटा, टोंक और उदयपुर। तो देखिए, कोटा है जो चंबल पर, टोंक है जो बनास पर, उदयपुर है जो आयड पर। ठीक है, चंबल, बनास, आयड। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो अपना जो इलाहाबाद शहर है वो गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। गंगा यमुना के संगम पर। अगला प्रश्न है पांचवा, रोम किस नदी किनारे स्थित है? रोम किस नदी किनारे स्थित है? तो भाई साहब ये है अपने टाइबर नदी किनारे स्थित है रोम। लंदन है जो टेम्स। मुंबई शहर किस महासागर के तट पर स्थित है? मुंबई की बात करें, माया नगरी की, तो ये अपने हिंद महासागर जो है उसके तट पर स्थित है। श्रीनगर किस झील किनारे स्थित है? श्रीनगर जो है वो किस झील के किनारे स्थित है? तो साहब यह है अपने डल झील किनारे। किस के किनारे है? डल झील के किनारे श्रीनगर। मुंबई हिंद महासागर। यूएसए का जो बफेलो शहर है वो किस झील किनारे स्थित है? तो यह है साहब अपने इरी झील किनारे। जल के प्रमुख स्रोत क्या हैं? अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये प्रश्न कैसे बना। अगर जल के स्रोत से प्रश्न बना परीक्षा में तो ऐसे बनेगा कि निम्नलिखित में से जल का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर जल के जो प्रमुख स्रोत हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, तालाब है, सागर है और भूमिगत जल है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है या विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पिछले वीडियो के अंदर ये प्रश्न मैंने बताया था, आप कमेंट करके बताना इसका उत्तर कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितने प्रतिशत जल है जो पीने योग्य है? मतलब जितना भी
जल है जो उपलब्ध है पृथ्वी पर केवल पीने योग्य कितना है? तो वो है साहब अपने 2.5%। विश्व की सबसे खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है साहब अपने तुर्की की वोन झील। कौन सी है? तुर्की की वोन झील। और अपने राजस्थान के अंदर खारे पानी की भी झीलें हैं। राजस्थान में सांबर की झील हो गई जैसे प्रमुख रूप से। खारे जल को और किस नाम से पुकारा जाता है? खारे जल को और किस नाम से पुकारा जाता है या क्या कहा जाता है? और तो खारे जल को कठोर जल भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये बताइए, कठोर जल तो कहा जाता है खारे जल को, लेकिन जल का जो खारापन है वो किसकी वजह से होता है? जल का जो खारापन है किसकी वजह से होता है? तो उत्तर है अपना, उसमें जो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य लवणों की जो उपस्थिति है उसकी वजह से जल है जो खारा होता है। कभी कभार आवाज़ दब जाती है, गले की जो दिक्कत थी वो थोड़ी सी वापस बढ़ गई है। अगला है, राजस्थान के किन क्षेत्रों में फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है? राजस्थान के किन क्षेत्रों में फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है? तो साहब ये अपने राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में एवं दक्षिण राजस्थान के अंदर पाया जाता है। वर्तमान में विश्व में भूमिगत जल में लगातार कमी आ रही है, इसके प्रमुख कारण हैं। तो प्रमुख जो भी कारण है जल भूमिगत जल की कमी आने के वो सारे देखते हैं अपन, लेकिन परीक्षा में प्रश्न ऐसे आएगा कि निम्न में से भूमिगत जल में लगातार कमी आ रही है, इसका कौन सा कारण नहीं है निम्न विकल्प? तो आपको ये सभी ध्यान में रखने ज़रूरी है। सबसे पहले वर्षा का कम होना, अधिक सिंचाई उद्योगों में जल की बढ़ती मांग, जनसंख्या वृद्धि और जल का अत्यधिक दोहन, ज़रूरत से ज़्यादा करना। अगला है, जल प्रदूषण रोकने का एक सशक्त उपाय क्या है? कई उपाय है लेकिन एक सशक्त उपाय क्या है? तो जल प्रदूषण रोकने का सशक्त उपाय है जनता का जागरूक होना, यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे कुछ नियम भी बनाए गए हैं इस हेतु कि भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून 1974 बनाया गया है तथा पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 बनाया गया है, यह भी बनाया गया। अगला है, गंगा नदी को साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? पूछा जा सकता है यह प्रश्न। तो गंगा को साफ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान एवं नमामि गंगे, ये दोनों चलाई जा रही है। गंगा एक्शन प्लान एवं नमामि गंगे परंपरागत जल स्रोत हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, परंपरागत जो जल स्रोत हैं, कुएं हो गए अपने, तालाब हो गए, बावड़ियाँ हो गई, नाडियाँ हो गई और झीलें। जल दिवस कब मनाया जाता है? पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। ये जल दिवस है जो अपने प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगला है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए कौन सी जल संग्रहण विधि उपयोगी है? तो सबसे अधिक जो उपयोगी वो है रूफटॉप। ठीक है, अगला देखिए 22 नंबर, पाठ के अनुसार, इस जल अध्याय के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के लोगों ने जल की बूंद बूंद सहेजना किससे सीखा है? तो ऐसा माना जाता है कि मधुमक्खियों से, क्योंकि वो भी थोड़ा थोड़ा रस है जो इकट्ठा करती है। जल को भविष्य का सोना या नीला सोना कहा जा सकता है। जल को भविष्य का सोना या नीला सोना। किसी निश्चित तापमान पर जल का वाष्प के रूप में बदलना क्या कहलाता है? किसी निश्चित तापमान पर जल का वाष्प के रूप में बदलना क्या कहलाता है? तो साहब ये कहलाता है वाष्पीकरण। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। वनस्पति द्वारा जल का
वाष्प रूप में छोड़ना क्या कहलाता है? तो वनस्पति द्वारा जल का वाष्प रूप में छोड़ना कहलाता है अपने वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। अगला देखिए 25 नंबर। वायुमंडल में वर्ष के रूप में जल की मात्रा क्या कहलाती है? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वायुमंडल में वाष्प के रूप में, ठीक है, वाष्प के रूप में जल की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अपने आर्द्रता या नमी। अगला, वायुमंडल में जल वाष्प का पुनः जल के विभिन्न रूपों में, ओस के रूप में, बादल के रूप में, कुहासे के रूप में, विभिन्न रूप में बदलना क्या कहलाता है? तो वायुमंडल में जल वाष्प का पुनः जल के विभिन्न रूपों में बदलना जो है वो कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। तो ये थे विशेष प्रश्न। अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं कैसा लगा, और मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी जुड़ सके। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ज़रूर दबा लेना ताकि और वीडियोज़ की सूचना भी मिलती रहे। और शायरी पसंद है, मोटिवेशनल वीडियो देखने, तो मेरा दूसरा जो चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, आदि की आवाज़, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।